राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर में दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में एक 10 साल का मासूम बच्चा खून से लथपथ अकेला जंगल के किनारे वाली सड़क पे चला जा रहा था। वो कहाँ से आया था और कहाँ को जा रहा था किसी को नहीं पता। खून से लथपथ इस बच्चे के होश जब खोने ही वाले थे तभी उसकी नन्ही बाहों को एक सहारा मिला। एक बेहद साधारण दिखने वाले साधु ने उसे रोका था। साधु की आंखें खून के परे उस बच्चे की भोली और काली आंखों को देख पा रही थी। सर पे हाथ फेरते हुए साधु ने बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? भृगु। छोटे से इस बच्चे की जोशीली आवाज चारों तरफ गूंज गई। इस नाम और आवाज को सुनते ही साधु इस बच्चे से बहुत प्रभावित हो गया और कहा, तुम्हारी आवाज में दम है बच्चे, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? भृगु ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। साधु ने भी उसकी चुप्पी का सम्मान करते हुए उसके घाव पर एक लेप लगाया और उसे खाने को कुछ फल दिए। साधु की निस्वार्थ सेवा देखकर भृगु की आंखें भर आई और उसने कहा, थैंक यू। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन आपको देख के मुझे अपने दादाजी की याद आ गई। साधारण दिखने वाला ये साधु असल में काफ़ी महान विद्वान था और अपने सामने खड़े इस बच्चे को देख के साधु की आंखें चमकने लगी। वहीं उसका दिल भी पिघल चुका था। उसने भृगु को गले लगा लिया। साधु ने दूर पहाड़ों की तरफ इशारा करते हुए भृगु से पूछा, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? मैं उस पहाड़ पे रहता हूँ। भृगु ने साधु की आंखों को देखते हुए कहा, वैसे तो मेरी माँ ने किसी अनजान आदमी के साथ कहीं जाने को मना किया था, लेकिन मुझे आपने खाना दिया और मेरी चोट को राहत भी दी, और इस वक्त वैसे भी मेरे पास कोई घर नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। भृगु की समझ को देखकर साधु को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और तेजस्वी था। साधु मुस्कुराए और भृगु को अपने साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़े। भृगु उस पहाड़ पर 10 साल से ज़्यादा समय तक रुका और इन 10 सालों में उसने साधु की बहुत सेवा की। तपस्या करते हुए एक दिन साधु को बहुत तेज़ बुखार आया हुआ था और उनका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। भृगु ने ऐसे में उनकी पीठ पर मालिश करना शुरू कर दिया। उसकी छुअन महसूस करके साधु ने हैरानी से कहा, भृगु, तुम्हारी उंगलियों में तो चमत्कार है। कुछ ही मिनटों में मेरे पूरे शरीर का दर्द खत्म हो गया और बुखार भी पहले से कम हो गया है। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? मेरे दादाजी को योग का अच्छा ज्ञान था, उन्होंने ही बचपन में मुझे ये सब सिखाया। भृगु ने मालिश करते हुए जवाब दिया। साधु जानते थे कि भृगु कोई साधारण बालक नहीं था और उसकी बातों से खुश होकर उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कुछ खास कलाएं सिखाऊंगा जो तुम्हें जीवन में बहुत आगे लेकर जाएंगी। तुम्हारी शिक्षा की जिम्मेदारी अब मैं लेता हूँ। अगले कुछ सालों तक साधु ने भृगु को वैदिक शिक्षा के साथ साथ मार्शल आर्ट्स, आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर चिकित्सा जैसी बहुत सी कलाएं सिखाईं। और जब तक भृगु 20 साल का हुआ तब तक साधु को भृगु पे खूब गर्व होने लगा था। साथ ही अपने प्रिय शिष्य की तरह उनका प्रेम उन्हें भृगु के आने वाले जीवन के बारे में चिंतित भी कर रहा था। दुनियादारी से बाहर पला बढ़ा भृगु पूरी जिंदगी आखिर साधु की सेवा में नहीं काट सकता था। एक दिन साधु ने भृगु को बुलाया और कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। एक भले परिवार का मुझ पर एक कर्ज था जिसे चुकाने के लिए वो मेरे शिष्य को एक नई जिंदगी देने वाले थे। उस परिवार के मुखिया ने अपनी छोटी पोती की शादी मेरे कहने अनुसार करने की कसम खाई थी और अब मैं चाहता हूँ कि उस सुपुत्री से तुम्हारा विवाह हो ताकि तुम इस दुनिया में एक नया दौर शुरू कर सको। ये लो उस वादे का प्रमाण पत्र। तुम इस पर लिखे हुए पते पर जाओ और अपने विवाह का प्रस्ताव रखो। साधु ने भृगु को एक कागज़ देते हुए कहा। अब तक भृगु एक जवान और होशियार लड़का बन चुका था और अपने गुरु के आदेश का पालन करना वो उचित मानता था। वैसे भी पहाड़ों पर भृगु को कभी कभी एक परिवार की कमी तो खलती ही थी, इसलिए भृगु ने अपने गुरु का आदेश मानना ही सही समझा। अगले कुछ दिनों में साधु की कुटिया को छोड़कर
भृगु पहाड़ से नीचे उतर आया। नीचे उतरकर उसने एक बार पहाड़ की चोटी में बने उस साधारण सी कुटिया को देखा जिसे उसने अपना घर मान लिया था। दिल में छा रही उदासी को छोड़ते हुए भृगु ने अपने अंदर की घबराहट को भगाया और एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाए, इस उम्मीद के साथ कि उसका हर कदम उसके गुरु का सर गर्व से ऊंचा कर देगा। जल्द ही भृगु उदयपुर शहर के अंदर पहुंच गया। यह वैसे तो एक बहुत बड़ा शहर था जिसका मार्केट काफ़ी तंग था और जिसकी गलियां बेहद रोशन थी। ऐसे नज़ारे देख के भृगु की आंखों में उत्साह आ गया था। पहाड़ों पे इतना लंबा समय गुजारने के बाद बाहरी दुनिया को जानने के लिए वो बेहद उत्सुक हो रहा था। होठों पर एक बड़ी मुस्कान भर के वो हर एक चीज़ को किसी बच्चे की नज़रों से देखते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बाजार के बीचों बीच उसे लोगों का एक झुंड दिखाई दिया। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक आदमी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे, जैसे उसकी हालत बदतर होती जा रही थी। भृगु तुरंत मरीज के पास उसकी स्थिति का जायजा लेने के लिए झुका, पर भीड़ में से किसी ने उसे खींच के धक्का दे दिया। मारेगा क्या इस आदमी को? डॉक्टर साहब आने वाले हैं, जाकर दूर खड़ा हो जा। भृगु ने भीड़ से कहा, एक बार मुझे कोशिश करके देख लेने दो। किसी ने उसका मजाक बनाते हुए पूछा, कौन से अस्पताल का डॉक्टर है रे तू? इतने में एक आदमी भीड़ को चीरते हुए मरीज के पास जाने लगता है। आप लोग हटिए, मुझे रास्ता दीजिए, मैं सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ, मेरा नाम महेंद्र है। इस आदमी को थोड़ी हवा चाहिए, हटिए हटिए। ये सुनकर भीड़ ने उन्हें रास्ता दे दिया। मरीज के पास पहुँचते ही डॉक्टर अपनी किट लेकर बैठ गए। बड़ी सी किट और उनका चश्मा इस डॉक्टर के व्यक्तित्व को काफ़ी प्रभावशाली बना रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर महेंद्र ने मरीज के सीने पे जोर से दबाव डाला। उन्हें ऐसा करते देख भृगु ने कहा, गुरुजी, मुझे नहीं लगता इस तरीके के उपचार से मरीज पर कोई फर्क पड़ेगा। डॉक्टर महेंद्र ने भृगु की तरफ मुड़कर देखा और हंसते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारा गुरु नहीं, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर हूँ, और इनका ट्रीटमेंट करना मुझे अच्छे से आता है। ये वाक्य अपने आप में इतना गर्व से भरा हुआ था कि आसपास के लोग भृगु को कोसने लगे। भीड़ में से कोई फुसफुसाया, ये मैले कुचैले कपड़े वाला लीचड़ आदमी सरकारी डॉक्टर को ज्ञान देने चला है। आजकल हर ऐरा गैरा खुद को डॉक्टर मानता है। भीड़ में हर कोई उसे कोस रहा था, फिर भी भृगु के दिल में कोई हलचल नहीं हो रही थी, बल्कि वो वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मरीज को उसकी मदद की ज़रूरत पड़े। भृगु अपने गुरु उस साधु की ही बातें याद कर रहा था कि किसी का जीवन बचाना खुद के जीवन बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है। इसी बीच डॉक्टर महेंद्र ने मरीज को इंजेक्शन के ज़रिए दवाई दे दी थी और भीड़ से खूब तारीफ़ें भी पाली थी, क्योंकि उन्होंने मरीज की स्थिति को कुछ ही देर में स्थिर कर दिया था। पर घमंडी डॉक्टर महेंद्र का ये गुणगान बहुत देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि कुछ ही पलों में उस मरीज का शरीर भयंकर रूप से अकड़ गया और वो वहीं उल्टियाँ करने लगा। भीड़ भी एक बार फिर बुरी तरह घबरा गई। डॉक्टर महेंद्र ने भी जल्दी से मरीज की नब्ज चेक की और उसे रुका हुआ पाया, और ये देख के इस सरकारी अस्पताल के डॉक्टर महेंद्र का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। सर्दी में भी डॉक्टर महेंद्र के माथे से पसीना बह रहा था। भीड़ ने भी अब तुरंत पाला बदल लिया और वो डॉक्टर के खिलाफ आवाज़ निकालने लगे। शायद सिफारिश से डॉक्टर बने, आजकल का सिस्टम ही ख़राब है। भृगु ने ये सुनते ही बड़ी मासूमियत से कहा, अरे भाई, ये तो सिर्फ अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे। उसकी इस एक बात से डॉक्टर महेंद्र को थोड़ा सहारा मिला और उन्होंने कहा, सुनो, एक बार तुम कोशिश करके देखो। एम्बुलेंस बुलाने जितना समय भी अब उस मरीज के पास नहीं था। डॉक्टर महेंद्र जानते थे कि यदि इस घटना की जांच हुई तो उनकी नौकरी जा सकती है, साथ ही ये भीड़ उन पर हावी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर ने जल्दी से भृगु को खींच के उसके कानों में कहा, तुम अगर मरीज का इलाज कर दोगे तो तुम्हें 10,000 रुपये मैं खुद दूंगा। अब भीड़ भृगु को गुस्से से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की कोई मिली भगत चल रही हो। वैसे भी मामूली सा दिखने वाला भृगु कंधों पर झोला लिए एक डॉक्टर नहीं, बल्कि गुप्त रोग विशेषज्ञ टेंट वाला हकीम लग रहा था। पर भृगु मौका पाते ही मरीज के पास जाकर बैठा और उसका इलाज करने लगा। इसी भीड़ में कुछ देर पहले उदयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया राठौर और उनका सेवक मोहन शामिल हुए थे, और भीड़ की बातों से उन्होंने सारा माजरा समझ लिया था। इसी बीच भृगु ने अपने तरीके से इलाज करना चालू कर दिया। कुछ जड़ी बूटियाँ पहले से ही उसके धूल से लथपथ झोले में थीं। कुछ के लिए वो आसपास के पेड़ों की पत्तियाँ
और छालों को ले रहा था। भीड़ में से कोई बोलने लगा कि भाई ये कोई बकरी है क्या जो इसे पत्तियां खिलाएगा। भृगु इन व्यंगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो अब अपनी जड़ी बूटियों को कूटकर पेस्ट बना चुका था। राजकुमारी दिया अब खूब चिंता से इस भीड़ में खड़ी हुई थी और भृगु को देखे जा रही थी, जबकि उनके सेवक मोहन ने कहा, राजकुमारी जी, ये आदमी पागल बना रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं, हमें कुछ देर और रुकना चाहिए। अगर ये इंसान इस आदमी की जान बचा लेगा तो हो सकता है ये हमारी दादी सा की बीमारी भी ठीक कर दे। लेकिन जल्द ही भृगु ने किसी तरह अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियों का पेस्ट मरीज को चटा दिया। सब एकटक सांस रोक के उस अधमरे मरीज पर नजर टिकाए हुए थे। लेकिन कुछ ही देर में मरीज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामान्य स्थिति में आने लगा। ऐसा देख के भीड़ में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सब चिल्लाने लगे, वाह वाह, ये डॉक्टर नहीं है लेकिन कोई फरिश्ता जरूर है। भृगु ने भी अब खुश होते हुए दिल को हल्का करना ही ठीक समझा। मैं डॉक्टर नहीं हुआ तो क्या हुआ, हाँ, पागल भी नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा अलग। इसी बीच डॉक्टर महेंद्र चुपके से वहाँ से खिसकने लगे। उन्हें ऐसे जाता देख भृगु ने आवाज लगाई, डॉक्टर साहब कहाँ चल दिए, मेरे 10,000 रुपए दिए बिना आप नहीं जा सकते। भीड़ अब भृगु की तरफ खड़ी थी। फिर भी डॉक्टर महेंद्र अपनी बात से पलट गए और कहा, देखो, ये मरीज मेरी दी हुई दवा से ठीक हुआ है, इतनी जल्दी कोई जड़ी बूटी असर नहीं कर सकती। इस बात पे भीड़ भी गुस्से में आ गई और डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन डॉक्टर महेंद्र पैसे देने को राजी नहीं हो रहे थे। भृगु के गुरु ने उसे चंद रुपए दिए थे और कहा था कि बाजार से मिठाई लेकर अपनी होने वाली पत्नी के घर जाए। लेकिन अगर भृगु कुछ और पैसे जोड़ ले और मिठाई के साथ ही कोई साड़ी या चूड़ी ले जा सके तो उसके मन को बहुत खुशी होगी। इसलिए भृगु ने भीड़ को रोका नहीं। डॉक्टर महेंद्र, क्या तुम अपना लाइसेंस रद्द करवाना चाहते हो? भीड़ उस तरफ देखने लगी जहाँ से आवाज आई थी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि राजकुमारी दिया राठौर की थी। डॉक्टर महेंद्र राजकुमारी को पहचान चुके थे और वो अच्छी तरह से राजघराने की राजनैतिक पकड़ को भी समझते थे। इसलिए राजकुमारी को देखते ही डॉक्टर ने बिना कुछ ज्यादा बोले 10,000 रुपए के नोट भृगु के हाथ में रख दिए और वहाँ से भाग जाने में ही खुद की भलाई समझी। इसके बाद बड़ी जल्दी भीड़ तितर बितर हो गई। भृगु अपने हाथ में रखे ताज़ा नोट से ही खुश हो गया था और शान बाजार में खरीदारी करने लगा। भृगु की इस काबिलियत के चर्चे अब सड़कों में होने लगे थे। लेकिन बेफिक्र भृगु अपनी होने वाली दुल्हन के लिए एक लाल रंग की साड़ी ढूंढ रहा था। तभी मौका देखकर राजकुमारी दिया का सेवक मोहन भृगु से बात करने आया। तुम्हारा नाम क्या है लड़के, और क्या तुम एक वैद्य हो? भृगु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखिए, तंज कसने वाली भीड़ में आप भी कुछ बोल ही गए थे, मैं सब सुन लेता हूँ। तब का घाव अभी तक भरा नहीं है, इसलिए अभी मुझे माफ़ करिए, मैं कुछ ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ। अरे ये हमारे सेवक हैं, इन्हें जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं होता है, आप इनकी बात दिल पे मत लीजिए। राजकुमारी दिया ने बीच में टोकते हुए कहा। भृगु ने राजकुमारी की सुंदर आंखों को देख के कहा, मुद्दे पे आइए, आखिर आपको क्या चाहिए? असल में हमारी दादी साहब बहुत बीमार है और उनके डॉक्टर भी अब हार मान रहे हैं। अगर आप एक बार कोशिश करके देख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। किसी की जान बचाने की बात सुनकर भृगु का जी मचलने लगा था, लेकिन आज उसे अपने गुरु के दिए हुए आदेश का भी पालन करना था और शादी का प्रस्ताव लेकर उनके दिए हुए पते पर